नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्जय। वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम IITN टेट के पार्ट 3 में आने वाले हैं और इसमें हम एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया सीखेंगे। इससे पहले हमने मल्टीमीडिया के बारे में, मल्टीमीडिया क्या है, उसके कंसेप्ट, उसके यूजेस सीखे थे और उन्हें हमारी पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो जो लोग नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो लोग पहले से आए हैं और मिले हुए हैं वो इस वीडियो का आनंद लें, सीखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो भी होता है व्हाटएवर वो सब कीजिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों, लोगों की मदद करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। बातें कम काम ज़्यादा। एलिमेंट ऑफ इंटरनेट। एलिमेंट ऑफ इंटरनेट को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इंटरनेट में मल्टीमीडिया, एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनाया गया है कि इसमें टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो और इमेज सब मिलकर के एक एनिमेशन बनाते हैं। पहले पढ़ते हैं टेक्स्ट के बारे में। टेक्स्ट क्या होता है दोस्तों? आप सभी देखते हैं टेक्स्ट क्या है। आपने कई किताबों में लिखा हुआ देखा होगा, इंटरनेट की वेबसाइट पर लिखा हुआ देखा होगा, स्क्रीन पर भी आप कुछ लिखा हुआ देख रहे हैं, किताबों में लिखा हुआ देखते हैं। वो सब आपका टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट एक कॉमन मल्टीमीडिया एलिमेंट होता है। यह अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल, यानी कि अल्फ़ा, न्यूमेरिकल और कुछ स्पेशल कैरेक्टर का एक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। यह किसी भी सूचना या मैसेज को रिप्रेजेंट करने का सबसे सिंपल और सबसे अच्छा माध्यम है। कीबोर्ड जनरली टेक्स्ट को एंटर करता है और उसको एंटर करने के लिए ही कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। आजकल तो हम टेक्स्ट को बोलकर भी लिख लेते हैं, लेकिन कीबोर्ड मोस्टली यूज किया जाता है। यह बहुत ही अच्छा माध्यम है किसी भी मैसेज को सेंड करने के लिए, क्योंकि अगर हम अपने मैसेज को कहीं पर भी इमेज के माध्यम से या इमेज के फॉर्म में सेंड करते हैं तो कभी कभी इमेज लोड भी नहीं होती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए हम बिना इमेज के मैसेज को सेंड करते हैं और टेक्स्ट वगैरह को इजीली सेंड कर पाते हैं और टेक्स्ट के माध्यम से किसी भी मैसेज को इजीली लिख सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। टेक्स्ट जानते हैं सभी लोग क्या होता है। इमेज, टेक्स्ट के छोटे अक्षर भी होते हैं, बड़े अक्षर भी होते हैं, बोल्ड भी होते हैं, कलरफुल भी होते हैं, वो सब हम जानते हैं। अगला टॉपिक है इमेज। इमेज भी आप जानते हैं क्या होता है दोस्तों। आप लोगों ने कई बार मोबाइल में सेल्फी ली होगी अपनी। तो ये मल्टीमीडिया का बहुत ही अच्छा एलिमेंट है जो कि यूजर का अट्रैक्शन अपनी ओर ग्रैब करता है। दैट मीन, इसका मतलब यह है कि किसी भी मैसेज को आसानी से समझाने के लिए इमेज बहुत ही पावरफुल एक एलिमेंट है। अगर किसी बुक के अंदर सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट हो, कोई इमेज ना हो, कोई ग्राफिक्स ना हो, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं। हालांकि समझ जाएंगे लेकिन टफ लगेगा। बट किसी किताब में इमेज भी दे दिए गए हैं टेक्स्ट के साथ साथ, तो आप इजीली उसे समझ सकते हैं। तो इमेज बहुत ही हेल्पफुल होती है और एक इमेज 100 वर्ड के, यह माना जाता है कि एक इमेज 100 वर्ड्स के बराबर होती है। इसके डिफरेंस एक्सटेंशन होते हैं, जेपीजी, पीएनजी, जेपीईजी, जीआईएफ, बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं उसके इमेज के। तो आपने कई सारी इमेज देखी भी होंगी, अलग अलग एक्सटेंशन में इमेज अवेलेबल रहती हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है ऑडियो। तो ऑडियो का इस्तेमाल भी मल्टीमीडिया के साथ किया जाता है। आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उसमें ऑडियो भी है, आवाज़ आ रही है, जाहिर सी बात है। तो किसी भी मैसेज को रिकॉर्ड करने के लिए या रिकॉर्ड फॉर्म में सेंड करने के लिए, ऑडियो फॉर्म कह सकते हैं अपन, उसमें सेंड करने के लिए जो सेंड करते हैं तो ऑडियो उसे कहा जाता है। और उस ऑडियो को कभी कभी वेब पेज में भी आप देख सकते हैं, ऑनलाइन गाने सुनते हैं, वेब पेज में भी एम्बेड करने के लिए हमें मल्टीमीडिया प्लेयर प्लगइन करना आवश्यकता होती है। हाँ, ये कुछ बातें अलग सी लग रही हैं आपको कि किसी भी मैसेज को रिकॉर्ड फॉर्म में जब हम सेंड करते हैं तो उसे ऑडियो कहते हैं। कभी कभी वेब पेज में ऑडियो को एम्बेड करने के लिए आपने कोई वेबसाइट खोली, उसमें कोई गाना है तो वो प्ले नहीं हो रहा, आवाज़ नहीं आ रही, तो कई बार वो बोलता है कि फलाना मीडिया प्लेयर को मतलब जो प्लग इन कर लीजिए। जैसे कि आप अगर कई बार कोई गाना और प्ले करते हैं, खास करके मोबाइल फ़ोन में यूसी ब्राउज़र पे, तो आप देखना यूसी ब्राउज़र में क्या होता है। जैसे ही आपको गाना उसमें प्ले करेंगे तो वो एक प्लेयर को उसमें ऐड करने के लिए बोलता है। तो वो ऐड करने का मतलब यही हुआ कि उस मल्टीमीडिया को या मीडिया प्लेयर को प्लग इन किया जाता है। तो किसी वेबसाइट, हर एक में नहीं होता,
किसी किसी वेबसाइट में ऐसा होता है कि मल्टीमीडिया को मीडिया प्लेयर को उसमें प्लग इन करना पड़ता है। जो चीज़ हम टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं समझा सकते हैं उसे हम ऑडियो के फॉर्म में समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मेरे नोट्स ले लें और नोट्स से पढ़ाई करें, पढ़ सकते हैं बट इजीली नहीं समझ सकते। बट आप ऑडियो के माध्यम से उस नोट्स को भी पढ़ें, साथ में ऑडियो भी, तो जल्दी समझ जाएंगे। कोई गाना है, कोई म्यूजिक है, उसको आप सिर्फ ऑडियो के माध्यम से ही समझ पाएंगे। एंड अगला ऑप्शन है वीडियो। वीडियो भी एक एनिमेशन है और वो भी एक मल्टीमीडिया का पार्ट है। तो जब बहुत सारी इमेज को एक फ्लैक्स नंबर, मतलब आप जो सामने आप वीडियो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, वो वीडियो कोई एक फोटो नहीं है पर्टिकुलर, बल्कि बहुत सारे फोटोज होते हैं। उन फोटोज को एक टाइम के रेट में जल्दी जल्दी आंखों के सामने से निकाला जाता है, तो हमारी आंखें उसका अनुभव नहीं कर पाती हैं। वो इतनी फास्ट निकलती हैं कि मालूम पड़ता नहीं है कि फोटो कब निकल गया, और हमें लगता है कि दूसरा फोटो आ गया और वो चल ही रहा है। हमको ऐसा लगता है कि वीडियो चल रही है, जबकि वो बहुत सारे फोटो होते हैं। तो जब हम बहुत सारे इमेज को एक फिक्स नंबर ऑफ फ्रेम रेट पर, मतलब एक फ्रेम रेट मतलब उसकी निकलने की स्पीड है, उस रेट पर सेट करते हैं और उसमें ऑडियो का भी मिक्सअप कर सकते हैं चाहते अपन, तो ऑडियो भी मिक्स कर सकते हैं, उसे वीडियो कहा जाता है। बहुत सारे इमेज को कंबाइन करके जब हम उसे मूव कराते हैं तो उसे वीडियो कहा जाता है। किसी भी बातों को हम वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। आप किसी मूवी को सुन लीजिए, किसी के मुँह से स्टोरी सुन लेंगे, समझ में आएगी पर इतना ज़्यादा डीपली समझ में नहीं आएगी। बट आप वीडियो को देखेंगे मूवी की तो ज़्यादा समझ में आएगी, है ना। तो वीडियो के माध्यम से हम किसी भी बात को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। इसे बहुत ज़्यादा दिनों तक याद भी किया जा सकता है। आपको बचपन में कोई मूवी देखी होगी, कोई नाटक आपने देखा होगा, आपको अच्छे से याद भी होगा कि हाँ ऐसा ऐसा होता था। तो वो सब कैसे याद है, क्योंकि वो वीडियो की वजह से है। वीडियो फॉर्मेट बहुत प्रकार के होते हैं, आपने देखे होंगे MP4, है ना, खासकर मोबाइल में आता है MP4 वीडियो, 3GP, तो MPEG, AVI, है ना, WMV, फ्लैश, ये सब आपके वीडियोस के फॉर्मेट हैं, एक्सटेंशन हैं। एंड अगला है एनिमेशन। तो मल्टीमीडिया में ऑडियो होता है, वीडियो होता है, टेक्स्ट होता है, फोटोज होते हैं, लेकिन एनिमेशन भी होता है। यानी कि अगर हम कुछ साल पहले चले जाएं तो उस जमाने में केवल वीडियो होती थी और ऑडियो होती थी, लेकिन उसमें कोई एनिमेशन नहीं था, कोई इतनी एक्शन मूवी नहीं आती थी, एक्शन मूवी नहीं आती थी। एक्शन कहाँ से आ पा रहा है? एनिमेशन की वजह से, है ना। तो एक से अधिक इमेज को मूवमेंट लाने के प्रोसेस को एनिमेशन कहा जाता है। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी फ्लैश इमेज, दैट मीन मूविंग इमेज, फ्लैश मतलब होता है मूविंग इमेज, को एनिमेशन कहा जाता है। आपने कई बार देखा होगा वॉलपेपर आते हैं, लड़की बच्ची अपने गाल खिला रही है, बंद कर रही है, तो लड़की आँख मार रही है, तो इस टाइप के वॉलपेपर जो आते हैं वो एनिमेशन के थ्रू बनते हैं और एनिमेशन ही होता है वो। तो यह वेब पेज पर और डेस्कटॉप पर, वेब और डेस्कटॉप दोनों के लिए कॉमन होता है। इस इमेज के लिए पहले हमें फ्लैश प्लेयर की आवश्यकता पड़ती थी। कुछ साल पहले जब कोई ऐसी वेबसाइट या कोई ऐसी वीडियो प्ले करते थे तो उसे प्ले करने के लिए फ्लैश प्लेयर हमको अपने ब्राउजर में इंस्टॉल करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करता। पर अब सभी वेबसाइट में या वेब पेज में फ्लैश इमेज को रन कराने के लिए हमें अलग से फ्लैश प्लेयर की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि अब इंटरनेट पर फ्लैश प्लेयर इनबिल्ट रहता है, पहले से इसमें इनबिल्ट रहता है। किसी भी इमेज को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उस इमेज को एनिमेटेड इमेज बनाते हैं, यानी कि उसमें कुछ इफेक्ट डालना पड़ता है और उस एनिमेटेड इमेज को हमारे वेब पेज को बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उससे हम सुंदर से वॉलपेपर बना सकते हैं। तो वो सब कुछ आपके एनिमेशन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है दोस्तों। तो यहाँ हमने सीखा कि मल्टीमीडिया के क्या एलिमेंट हैं। तो पहला एलिमेंट टेक्स्ट, आप सभी जानते हैं, टेक्स्ट मैसेज सेंड करने के लिए। इमेज, कोई फोटो वगैरह जो होता है वो सेंड करने के लिए, वो लिंक बताने के लिए। ऑडियो में कोई बात को रिकॉर्ड करके भेजा जाता है। वीडियो, आपने मूवी वगैरह देखी है, बहुत सारी पिक्चर्स को एक रेट पर, फिक्स रेट पर सेट किया जाता है और उसकी आपको आंखों के सामने से ऐसे मूव किया जाता है। आपकी आंखें उसका अनुभव नहीं कर पाती हैं और जल्दी जल्दी से वो निकल जाती हैं, है ना। एनिमेशन, आप जानते हैं, कोई भी मूवमेंट, इमेज अगर आपके सामने है तो वो एनिमेशन, इमेज या एनिमेटेड इफेक्ट की वजह से आपको दिखाई देता है। खास करके आपने पावर पॉइंट जो चलाया होगा, पावर पॉइंट में कई सारे एनिमेशन यूज़ किए होंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एनिमेशन क्या होता है। पावर पॉइंट में आपने वो तो इफेक्ट डाले थे, वो सारे इफेक्ट एनिमेशन के नाम से थे। ऐसे इफेक्ट को हम एनिमेशन ही कहते हैं और एनिमेशन एक मल्टीमीडिया का पार्ट है दोस्तों।
अब जो टॉपिक है वो है मल्टीमीडिया में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट। तो मल्टीमीडिया के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या है? तो कोई खास टॉपिक नहीं है ये, मैं इसको मोटा मोटा आपको जल्दी करा देता हूँ, क्योंकि कोई खास इतना मुझे टॉपिक नहीं लगता। सब जानते हैं क्या चाहिए क्या नहीं। जो अलग से चीज़ हुई इसमें मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि CPU है, तो जाहिर सी बात है अगर काम करना है आपको मल्टीमीडिया पे तो आपको एक पावरफुल CPU आपके पास होना चाहिए, है ना। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है। यह कंप्यूटर का दिमाग होता है, यहाँ पर सभी कार्यों को प्रोसेसिंग की हेल्प से सिंक्रोनाइजेशन होता है और कंप्यूटर की क्षमता को डाटा प्रोसेसिंग की स्पीड से ही मापा जाता है। मल्टीमीडिया जो है वो कंप्यूटर हेतु पेंटियम प्रोसेसर को प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि हमारे पास कम से कम पेंटियम प्रोसेसर होना आवश्यक है, तो हम उसके अंदर अपने मल्टीमीडिया के इफेक्ट को यूज़ कर पाएंगे। अगला है मॉनिटर। हमारे पास एक मॉनिटर होना चाहिए अच्छा, जिस पर अपन आउटपुट देख सकें। और हम जानते हैं कि ज़्यादातर अब जो सुधार हो गया है वीडियोज़ में, तो उसमें कलर अच्छे आते हैं, तो हमें कलर मॉनिटर हमारे पास होना आवश्यक है। वीडियो कैप्चर कार्ड, इसको ग्राफिक्स कार्ड भी कहते हैं। ये हमारी ग्राफिक्स क्वालिटी को बढ़ाने के लिए होता है। हमारी वीडियोस अगर अच्छी क्वालिटी के अच्छे ग्राफिक्स हैं, कोई गेम वगैरह भी अगर आप कंप्यूटर में प्ले करते हैं और अगर कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो वो गेम प्ले नहीं हो पाते, तो ग्राफिक्स कार्ड उस एनिमेशन को प्ले करने के लिए ज़रूरी है, उस मल्टीमीडिया को प्ले करने के लिए ग्राफिक्स कार्ड ज़रूरी है। हमें कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग हेतु या प्रोसेसिंग हेतु एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना पड़ता है। सामान्यतः कंप्यूटर इसे अकेला नहीं कर पाता। इस कन्वर्जन प्रोसेस के लिए वीडियो गार्डिंग कार्ड जैसे विशेषज्ञ उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है और उसका सॉफ्टवेयर ही इसमें यूज किया जाता है। यह कार्ड VCR या वीडियो कैमरे जैसे सोर्स से प्राप्त एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देता है। आप समझ रहे होंगे क्या काम है इसका। यह कार्ड जो होता है वह किसी भी कैमरे से, वीडियो कैमरे से या और किसी सोर्स से प्राप्त सिग्नल होते हैं एनालॉग सिग्नल, उनको डिजिटल फॉर्म में चेंज करता है। ठीक है। फिल्म रिकॉर्डर ये इस्तेमाल की चीज़ है। फिल्म रिकॉर्डर कैमरा के समान ही डिवाइस है जो कंप्यूटर के उत्पन्न उच्च रेजोल्यूशन के चित्र को सीधे 35 mm की स्लाइड पर या फिल्म पर और ट्रांसपेरेंस पर स्थानांतरित कर देता है। यानी कि फोटो बनाता है और वो डायरेक्टली 35 mm का होता है, 35 mm का होता है। कुछ वर्षों पहले 35 mm समझ में आ रहा है आपको, पावर पॉइंट में भी एक 35 mm के नाम से ऑप्शन आता था स्लाइड बनाने के लिए। कुछ वर्षों पहले यह तकनीक बड़े कंप्यूटर में ही संभव थी, लेकिन अब यह माइक्रो कंप्यूटर में भी उपलब्ध है, यानी कि आप अपने लैपटॉप वगैरह में भी इसका यूज कर सकते हैं। विभिन्न कंपनी अपने उत्पादों की जानकारी के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करती है और प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए हमें वो फोटो 35 mm की लेनी पड़ती है, तो हम उसके लिए फिल्म रिकॉर्डर तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, जिससे वो इमेज डायरेक्टली 35 mm की होगी और डायरेक्टली उसे हम पावर पॉइंट में यूज कर पाएंगे। वॉइस आउटपुट डिवाइस। कभी कभी टेलीफोन पर नंबर मिलाने पर जब लाइन व्यस्त होती है तो आपको एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ होती है कि इस मार्ग की सभी लाइनें व्यस्त हैं, या बोलते हैं कि जिस कस्टमर को आपने फ़ोन किया है, जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है, वो अभी किसी और नंबर पर व्यस्त है या वो अभी फ़ोन उठाने में असमर्थ है। ऐसी आवाज़ आती है ना। तो इस प्रकार की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें, ऐसी आवाज़ आती है ना। तो यह संदेश वॉइस आउटपुट डिवाइस की सहायता से हमें टेलीफोन में सुनाई देता है। पहले से स्टोर शब्दों को एक फाइल में प्राप्त कर लिया जाता है। जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग कंप्यूटर में पहले से डाल दी जाती है और उस फाइल को, उस रिकॉर्डिंग को वहाँ से प्राप्त किया जाता है और कंप्यूटर इस संदेश का निर्माण करता है और कंप्यूटरीकृत आवाज़ का उपयोग हवाई अड्डे पे भी, रेलवे स्टेशन पे भी आप देखते हैं कि सभी यात्री ध्यान दें, है मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, है ना, होता है कि ये ट्रेन आने वाली गाड़ी इतने समय से लेट चल रही है, हमें आपसे हुई इस असुविधा का खेद है ना, ऐसा आती है ना आवाज़। तो रेलवे स्टेशन पर यात्रियों पर आवश्यकता सूचना पहुँचाने के लिए भी हम इस तकनीक का उपयोग करते हैं, यानी कि वॉइस आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। अगला है साउंड कार्ड एंड स्पीकर। जी हाँ, अगर आप किसी भी एनिमेशन में काम कर रहे हैं तो आपको आवाज़ भी सुनना पड़ेगी कि आपकी आवाज़ है वो सही आ रही है कि नहीं आ रही, शोर तो नहीं आ रहा आवाज़ में, सुनना पड़ेगा। तो वो सब सुनने के लिए साउंड कार्ड एक प्रकार का ही एक डिवाइस है जो वो साउंड बनाता है और स्पीकर सुनाता है। तो साउंड कार्ड एक प्रकार का विस्तारित बोर्ड होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है। विस्तारित मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है जिसका प्रयोग माउस को संपादित करने,
सॉरी साउंड को संपादित करना मतलब बनाना, उसको एडिट करना आदि काम के लिए और आउटपुट करने के लिए होता है। कंप्यूटर के अंदर साउंड जो बनता है वो साउंड कार्ड के द्वारा बनाया जाता है। कंप्यूटर पर गाना सुनने, फिल्म देखने या फिर गेम खेलने के लिए साउंड कार्ड का आपके कंप्यूटर में लगा होना आवश्यक है। अगर आप अपने कंप्यूटर से आवाज सुनना चाहते हैं तो कंप्यूटर में साउंड कार्ड होना आवश्यक है। साउंड कार्ड नहीं होगा तो आप अपने स्पीकर से आवाज नहीं सुन सकते। आधुनिक पर्सनल कंप्यूटर का बोर्ड, जिसे मदरबोर्ड कहते हैं, उसमें साउंड कार्ड पहले से लगा हुआ आता है, निर्मित आता है। आजकल के कंप्यूटर लैपटॉप जो आते हैं उनके अंदर साउंड कार्ड पहले से ही लगा हुआ रहता है, हमको अलग से उसमें लगवाना नहीं पड़ता। लेकिन साउंड कार्ड के बाद हमें उसमें साउंड के ड्राइवर डालना पड़ते हैं। तो साउंड कार्ड तथा स्पीकर कंप्यूटर में एक दूसरे के पूरक होते हैं। साउंड कार्ड की सहायता से स्पीकर ध्वनि उत्पन्न करता है और माइक्रोफोन की सहायता से, या कह सकते हैं स्पीकर की माइक्रोफोन की सहायता से, माइक की सहायता से हम इनपुट करते हैं। इनपुट किए गए साउंड को स्टोर भी करता है और डिस्क पर उपलब्ध साउंड को संपादित करता है और फिर स्पीकर उसको आपको सुनाने का काम करता है। इस भूल में मत रहना कि स्पीकर आवाज बनाता है। स्पीकर केवल आपको सुनाता है, बनाने का काम नहीं करता। बनाने का काम साउंड कार्ड करता है। साउंड कार्ड को डालने के बाद अगर आप कंप्यूटर साउंड कार्ड लगा देते हैं तो साउंड कार्ड लगाने के बाद हमें उसका सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर में डालना पड़ेगा, जिसको साउंड ड्राइवर कहते हैं। अदरवाइज कंप्यूटर से साउंड, किसी प्रकार का साउंड नहीं आएगा, किसी प्रकार की आवाज नहीं आएगी। ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस ये भी चाहिए भाई। अगर आप काम कर रहे हैं मल्टीमीडिया पे तो इनपुट करना पड़ेगा कीबोर्ड से, कई बार टाइपिंग करना पड़ेगी, कई बार आपको आवाज को बोलना भी पड़ेगा, तो माइक भी चाहिए, है ना। तो कीबोर्ड और माउस जैसे मल्टीमीडिया डिवाइस भी हमको कंप्यूटर में चाहिए। प्रोजेक्टर ये इतना खास जरूरी नहीं है, अगर है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास जरूरत है तो आप कंप्यूटर के लिए एक प्रोजेक्टर लगा सकते हैं, जिससे आप स्क्रीन पर कोई चित्र देखना चाहते हैं देख सकते हैं। जितना कोई खास जरूरी नहीं है। तो प्रोजेक्टर का प्रयोग चित्र को एक प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर या इसी प्रकार की किसी भी तरह की एक सतह पर, स्क्रीन पर देखने के लिए इसका यूज करते हैं। प्रोजेक्टर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: वीडियो प्रोजेक्टर, मूवी प्रोजेक्टर और स्लाइड प्रोजेक्टर। ये प्रोजेक्टर के प्रकार हैं, इनका अलग अलग यूज होता है। इसके बारे में आप डिटेल अगर जानना चाहते हैं वीडियो प्रोजेक्टर क्या होता है, मूवी प्रोजेक्टर क्या होता है, स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होता है, तो आप इसे अपनी अमेजन की साइट पर जाके देख सकते हैं, वहाँ से खरीद सकते हैं इनको, या फिर किसी और चैनल पर जाके यूट्यूब वगैरह पे भी देख सकते हैं। वो बताएंगे कि वीडियो प्रोजेक्टर क्या होता है वीडियो देखने के लिए, मूवी प्रोजेक्टर मूवी देखने के लिए, स्लाइड प्रोजेक्टर केवल प्रेजेंटेशन ही बनाने का काम किया जाता है। इस पर हम कोई और काम जैसे कि टेक्स्ट पर पढ़ने का काम वगैरह काम इस पर नहीं कर पाएंगे हम, है ना दोस्तों। तो यहाँ तक हमने आज कर लिया। हमने आज मल्टीमीडिया के तत्व सीखे, एलिमेंट सीखे और मल्टीमीडिया के लिए आवश्यक हार्डवेयर सीखे। अगली वीडियो में सीखेंगे मल्टीमीडिया के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं और उनका क्या यूज है, कौन से सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं, कौन से नहीं किए जाते हैं, ये सब मैं सिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो प्रोजेक्टर के बारे में ज़्यादा कुछ सीखना चाहते हैं तो आप किसी और चैनल पर सीख सकते हैं, नहीं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर भी कोई वीडियो बना करके या फिर कोई अच्छी वीडियो मुझे मिलती है तो उसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, जिससे आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। बट फिलहाल DCA के पढ़ने के लिए इन प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ इतना ही पढ़ लीजिए, आपका इतने से ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अपने दिमाग को और तेज करने के लिए मैंने जो पढ़ाया है उसको खुद से भी स्टडी करने की कोशिश करोगे तो अच्छे से पढ़ पाओगे, ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, शुरू करेंगे अगली वीडियो अगली बार। और हम अभी जाते हैं, मिलते हैं और अपना ख्याल रखिए। सब लोगों का, दोस्तों का मिलते रहिए, प्यार बांटते रहिए, हेल्पफुल बने रहिए हमेशा लोगों के लिए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।